बोर्स एटम मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट आता है बोर्स एटम मॉडल। बोर्स एटम मॉडल क्या होता है? बोर्स एटम मॉडल में सबसे पहला पॉइंट, बोर्स ने क्या कहा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां पे चक्कर लगा रहे हैं? यहां पर बाहर। हाइड्रोजन एटम के केस में, इन हाइड्रोजन एटम H11। ये बताओ न्यूक्लियस में कौन है? एक प्रोटॉन, इसके बाहर कौन चक्कर लगा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। इन हाइड्रोजन एटम के अंदर वन प्रोटॉन is exist in nucleus and electron are revolve across nucleus। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स कह सकते हो। कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये क्या कर रहा है? ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ये पहला पॉइंट समझ में आया या नहीं, इसे बताओ। फर्स्ट पॉइंट में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। फर्स्ट पॉइंट में अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया पॉइंट, तो मुझे बता दो। बोलो आगे सभी को समझ में? क्लास ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट आता है, ये बताओ अगर पहले केस में, इसमें भी तो पहले रदरफोर्ड ने भी तो बताया था कि वो चक्कर लगा रहा है। फिर दिक्कत कहां पे आई? दिक्कत ये आई, ये कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉन उनमें चक्कर लगाता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी कंजप्शन नहीं करेगा या रेडिएट नहीं करेगा। इफ इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इन सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट्स whose angular momentum is NH/2π, then electron does not radiate का मतलब कंजप्शन भी कह सकते हो, कंज्यूम एनर्जी। तो वो एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ एंगुलर मोमेंटम जिसे एमवीआर कहा जाता है, ये किसके बराबर है? NH/2π के बराबर है। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है ऑर्बिट के लिए तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। यहां पर m का मतलब क्या है? m का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बताना क्या था भाई? वैल्यू कौन बताएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसके बाद बताओ v क्या होता है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहे हैं। स्पीड
ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट या सेल। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 2 3 इस टाइप से होती है। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या बताई थी, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू आपको बता रखी है। तो दूसरे पॉइंट में हमें क्या पता चला, दूसरे पॉइंट में हमें ये पता चला इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर है, तो वो कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, मतलब फ्री में घूमता रहेगा। ठीक है, इसे पास मिला हुआ है फ्री में घूमने के लिए, ये एनर्जी कंजप्शन नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है। ये बताओ दूसरा, यहां तक के पॉइंट समझ में आ गए, इनमें कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो बेटा। अरे लाइन पे हो या चले गए, तो बोल तो दिया करो। इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट मिटाना पड़ेगा, तो देखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहां पे देखो तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, थर्ड पॉइंट में देखो, ये बताओ, ये है एनर्जी लेवल है EI, ये है एनर्जी लेवल EF। ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ रहे हैं तो उस केस में एनर्जी EI माइनस EF, इसके डिफरेंस होते हैं h म्यू, इतनी एनर्जी एमिट करेगा। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इतनी एनर्जी लेकर वो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, एनर्जी किसकी बड़ी है, जो ऑर्बिट बाहर होता है उसकी एनर्जी बड़ी होती है अंदर वाले ऑर्बिट से। तो इसमें क्या पता चला, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट या सेल whose energy EI to lower orbit या cell whose energy EF। ठीक है, देन क्या हो गया बेटा, देन EI minus EF is equal to h mu. Energy is energy remove या इवॉल्व। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो इनका जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो h म्यू के बराबर इतनी एनर्जी निकलेगी। अगर कोई नीचे से ऊपर जंप कर रहा है तो इतनी एनर्जी लेकर तब वो हायर स्टेट में जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोबारा से बता देता हूं मैं, इसकी एनर्जी है EI जो अपर लेवल है, लोअर लेवल की एनर्जी है EF। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो इतनी एनर्जी निकलेगी बाहर। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपको उसे एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगा उतना, जिसका डिफरेंस h म्यू के बराबर है। इतनी एनर्जी लेके वो हायर स्टेट में जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स किसने दिए, बोर्स एटम मॉडल के अंदर दिए गए। ये 3 पॉइंट्स समझ में आए या नहीं ये मुझे बता दो, बोलो जल्दी से। ये जो 3 पॉइंट आपको बताए गए हैं इनमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ, बोलो जल्दी से। क्लास आज ही बताना है, आगे सारा समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया बेटा, बोलो क्या, ठीक है। एक बार मैं तीनों पॉइंट दोबारा से बता देता हूं, देख लो। बोर्स एटम मॉडल, बोर्स एटम मॉडल क्या होता है, बोर्स एटम मॉडल के अंदर
पहला पॉइंट आता है हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम में तुम्हें पता है एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन कहां पे है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहां है? उसके बाहर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट आता है वो चक्कर क्यों लगा रहा है, कैसे स्टेबल है। तो आप कह सकते हो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है, तो वो उसे न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो बैलेंस है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट ये आता है, ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बताई थी कि ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें तो नेग्लेक्ट कर दी गई थी। उसमें नेग्लेक्ट की गई थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो वो एनर्जी कंजप्शन करेगा, और लगातार एनर्जी कंजप्शन करने से वो न्यूक्लियस के पास आएगा और उसमें फॉल हो जाएगा। तो फिर बोर्ड्स थ्योरी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दूसरा पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये कहता है इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π है, तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फ्री में ही घूमता रहेगा, वो एनर्जी कंजप्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के केस में वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो NH/2π के बराबर है, इसलिए वो एनर्जी कंजप्शन नहीं कर रहे हैं। एन यहाँ पे क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 इस टाइप से आगे तक होती है। एच क्या होता है? एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। पाई, पाई तो तुम्हें पता ही है, 10 से पढ़ते आ रहे हो। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 बोल सकते हो। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इसके अलावा वी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। आर क्या होता है? रेडियस होती है ऑर्बिट्स की जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बताया गया है? तीसरा पॉइंट ये बताया गया है ये लोअर लेवल है जिसकी एनर्जी EF है, ये हायर लेवल है जिसकी एनर्जी EI है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर लेवल पे आता है तो इन दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है वो h के बराबर होता है। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आएगा तो इतनी एनर्जी निकलेगी, कितनी? h के बराबर, इनके एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर। अगर नीचे से ऊपर जाता है तो इतनी एनर्जी लेकर तब जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में यहां पर है, इसे ऊपर पहुंचाना है तो हमें एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो अलग बात है कैसे ट्रांसफर करेंगे, लाइट के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे हुआ था हीट के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो कई मेथड है एनर्जी ट्रांसफर करने के। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो स्पेक्ट्रल लाइन के केस में रिमूव हो सकता है, निकल सकता है, स्पेक्ट्रल लाइन आ सकती है। तो बताओ इतने पॉइंट में अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, बोलो जल्दी से। क्लास अगर यहां तक के पॉइंट में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है, अब बताओ टाइम कितना बचा है, कितना टाइम बचा हुआ है बताओ। 8 मिनट 10 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर कोई एलिमेंट आपको दिया गया है एक्स जेड ए, अगर एलिमेंट इस टाइप से दिया गया है, एक्स यहां पे क्या है? कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट। इसके बाद बताओ जेड क्या होता है? जेड का मतलब बताओ भाई, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। और ए का मतलब बताओ, बोलो जल्दी से क्लास। जब पूछते हैं तब लाइन से गायब हो जाते हो, ठीक है, बताना नहीं होता। ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, जल्दी से बताओ। जेड है यहां पे और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ये बताओ ए क्या होता है? ए होता है एटॉमिक मास, ये होता है एटॉमिक मास। इसके बाद देखो
पहला पॉइंट, जेड जो कि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जेड, इससे हमें क्या पता चलता है बताना। इससे हमें पता चलता है जेड किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जेड किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ये क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है। ठीक है, इसके अलावा ए जो होता है, ए जिसका नाम है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इससे हमें क्या पता चलता है बताओ। एटॉमिक मास से हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है, बोलो। एटॉमिक मास से हमें किस की इंफॉर्मेशन मिलती है बताइए। एटॉमिक मास से हमें पता चलता है, एटॉमिक मास बराबर होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक मास से हमें क्या क्या पता चलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। इसके अलावा ये बताओ, अगर सपोज करो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो ये बताओ, ए माइनस जेड, ये बताओ ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक मिनट, गलत कर दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है बेटा, ये इसे सही कर लो। ये क्या है, ए से हमें क्या पता चला, पहले ए से देखो। ए से हमें पता चला एटॉमिक मास किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके बराबर है। अब देखो ए माइनस जेड, ये हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये बताओ हीलियम 24, इसके अंदर ये बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, चलिए बताइए। ये जो फॉर्मूले दिए गए हैं इन्हें अप्लाई करते हुए आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये इंफॉर्मेशन निकालिए यहां से, ये फॉर्मूले सामने लिखे हुए हैं। चलो जल्दी से चेक करके बताओ कैसे आएगा, कौन बताएगा बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2, यहां पे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे बताओ, 4 माइनस 2 कितने आ गए, 2। कार्बन का बताना, 6, 12, यही होता है। कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें निकाल के बताओ। चलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन है यहाँ पर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, 12 माइनस 6, ये भी 6। इस वाले पॉइंट में किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बता दो, बोलो। इतना आ गया, ठीक है। yes sir, ये बताओ बोरोन के लिए बताओ, ये है 5, ये है 10, बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, बोलो। नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए। 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बता दो। ये वाले पॉइंट ये आ गया सारा समझ में?
ठीक है, ये टॉपिक मैंने इसलिए बता दिया था, टाइम पूरा करना था। ये वैसे दूसरे पार्ट में है, यूनिट 8 में दूसरे पार्ट में आता है। 9th क्लास में ये सारी चीजें तुमने पढ़ी थी। कल जो हम टॉपिक प्रोसीड करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोस थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो लगभग आधे से 1 घंटे का टॉपिक है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। उसमें कई सारे पार्ट्स हैं। हाइड्रोजन एटम की nth ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालना, स्पीड निकालना, एनर्जी निकालना, वेवलेंथ फाइंड आउट करना, स्पेक्ट्रल सीरीज आती हैं अलग अलग, उनके बारे में डिटेल निकालना और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ये टॉपिक 2 दिन का है, तो इसे कल आगे प्रोसीड करेंगे। जो कल टॉपिक बताने वाले हैं उनमें से 100% क्वेश्चन आता ही है, तो कल तक ये सारी चीजें रिवाइज कर लेना, कल आगे प्रोसीड करते हैं। अभी कुछ पूछना हो तो वो बता दो। बोलना है किसी को, कुछ पूछना है? बोलो। अरे हाँ या ना तो बताओ कि नहीं पूछना है, क्लास खत्म करते हैं फिर। बोलो, नहीं बोलना? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।